माननीय नगर विकास मंत्री जी, अरे कटौती के लिए कुछ हाथ हो जाए, अरे कटौती के लिए कुछ आएगा तब बोलोगे ना। अभी आ रहा है, देखो, बैठिए ना, बैठिए बैठिए। माननीय, अरे कुछ कटौती बोलेंगे तभी बोलोगे ना। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 37 नगर विकास विभाग के अंतर्गत होने वाले परियोजनाओं को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए रुपए 25,347 करोड़ 10,57,000 से अनधिक धनराशि स्वीकृति की जाए। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है वो अपने में एक विलक्षण बजट है और उत्तर प्रदेश को भारत की अर्थव्यवस्था में उसका एक प्रमुख अंग बनाने की दिशा में लिया गया एक कदम है। ये बजट माननीय प्रधानमंत्री जी के सर्वसमावेशी, सर्वस्पर्शी और सर्वतोषक जो उनकी विचारधारा है, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो जन कल्याणकारी जो उनका अभिप्राय है, अभिगम है, उसका पोषण करने वाला ये माननीय बजट है। मैं अपने दोनों नेताओं के लिए, माननीय नंदी जी ने थोड़ा ज्यादा विस्तार से कहा, लेकिन मैं माननीय वर्मा जी की भावना का ख्याल रखते हुए नगर विकास पे ही केंद्रित करूंगा। फिर भी अपने दोनों शीर्ष नेताओं के लिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और जो माननीय मुख्यमंत्री जी जो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उत्तर प्रदेश को देश का एक जो ग्रोथ इंजन बनाने की प्रक्रिया में जो लगे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी जो देश को विश्व का एक सिरमौर देश बनाने में लगे हुए हैं, उन दोनों लोगों के लिए एक छोटी सी बात करके मैं अपनी बात आगे चलाऊंगा। जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, जहां रहेगा वहीं रोशनी लुटाएगा, किसी चिराग का अपना मकान नहीं होता। ये दोनों लोग ऐसे हैं, ये हमारे दोनों नेता ऐसे हैं। मैं ईश्वर का बहुत शुक्रगुजार हूं कि देश के ऐसे विलक्षण नेताओं के साथ काम करने का मुझे अवसर और मौका सौभाग्य से ईश्वर की कृपा से, बाबा गोरखनाथ जी की कृपा से हमें मिला है। माननीय अध्यक्ष जी, अब मैं पूरी बात नगर विकास की करने वाला हूं। आपको मालूम है, आप सबको मालूम है कि मानव सभ्यता गांवों से शुरू हुई, जंगलों से शुरू हुई, लेकिन मानव सभ्यता की जो पहचान है, चाहे हड़प्पा हो चाहे मोहनजोदड़ो हो, उसकी खुदाई हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे समाज की, हमारी सभ्यता का जो शहरीकरण का, नगरीकरण का के जो चिन्ह है वो हम देखना चाहते हैं और ये हमारी पहचान रही है। हमारे नगर जो है हमारे देश, किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की वो पहचान रहे हैं। हमारे नगर उस प्रदेश की, उस देश के आईना माने जाते हैं। अगर आप किसी देश में गए और उस शहर की, उसके 5 शहरों में, 10 शहरों में से किसी एक शहर में गए और अगर शहर अगर अच्छा दिखा, नगर अगर अच्छा दिखा, तो आपका इंप्रेशन पड़ता है कि वाह क्या बात है, हम बहुत अच्छी जगह आ गए। हम सभी कहीं न कहीं से गांव से संबद्ध हैं, गांव से आते हैं, लेकिन ये एक हकीकत है कि दुनिया की लगभग आधी से ज्यादा आबादी नगरों में अब रहने लगी है, शहरों में रहने लगी है। भारत की भी लगभग 1/3 आबादी जो है, 1/3 पॉपुलेशन जो है वो नगरों में रहने लगी है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा इसका अनुपात कम है, लेकिन हम ये कई बार भूल जाते हैं कि हमारे बाबा गोरखनाथ में नेपाल के लोग भी आते हैं, हमारे शाकंभरी देवी में हमारे उत्तराखंड के लोग भी आते हैं, हमारे विंध्याचल में माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा कर रहे थे, हमारे विंध्यवासिनी देवी के धाम पे बिहार के लोग भी आते हैं। हमारे कुंभ नहाने, माघ मेला नहाने करोड़ों लोग हमारे प्रदेश के बाहर से भी आते हैं। हमारी 2/3 जनता अगर हमारी होती है तो 1/3 जनता माननीय अध्यक्ष जी बाहर की होती है। तो इस प्रकार चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, इस प्रकार जो हमारे कृष्ण की जो जन्मस्थली, लीला स्थली जो मथुरा वृंदावन है, पूरी दुनिया के लोग आते हैं, देश की बात तो छोड़िए। वैसे ही भगवान राम का जो अयोध्या धाम है, भगवान शिव की जो अविनाशी काशी है, वहां पूरी दुनिया के, पूरे देश के लोग आते हैं। इस प्रकार या हम प्रयाग का
नदियों के अपनी 3 प्रमुख नदियों गंगा जमुना सरस्वती के संगम तीर्थराज प्रयाग की बात करें, या हमारा जो आदि ऋषियों का जो संगम रहा है नैमिषारण्य उसकी बात करें, यहाँ जो भी आते हैं ज्यादातर उसमें से बहुत सारे लोग बाहर के आते हैं। इस प्रकार अगर हम इस फुटफॉल की बात करें, लोगों के आवागमन की दृष्टि से बात करें, और एक बात और है कि ये सारे हम जिन चीजों से भारत की पहचान होती है माननीय अध्यक्ष जी, वो ज्यादातर चीजें, उनमें से ज्यादातर चीजें चाहे भगवान राम की परंपरा हो, कृष्ण की परंपरा हो, महाभारत की बात हो, भगवान शिव की बात हो, गंगा जमुना की बात हो, ज्यादातर चीजें उसमें उत्तर प्रदेश में है। और ये सब का केंद्र हमारे नगर है। इन सब सारी एक्टिविटीज के केंद्र जो हैं हमारे नगर हैं। इसलिए हमें अपने नगरों पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है। हमारे नगर इतना ही नहीं, हमारे नगर जो है वो अर्थव्यवस्था के ग्रोथ सेंटर माने जाते हैं माननीय अध्यक्ष जी। आज भी उत्तर प्रदेश की नगरीय जो अर्थव्यवस्था है उसका हमारे प्रदेश के कुल जीडीपी में लगभग 65% योगदान होता है। और इसलिए पहली बार ऐसा हुआ है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात की बधाई भी देना चाहता हूं, मैं इस बात का साक्षी रहा हूं। 2014 में जब माननीय प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने बनारस के सांसद के रूप में, उन्होंने हमें थोड़ा बनारस का ध्यान देने पे मुझे संकेत किया, मुझे आदेश दिया, मैं आने जाने लगा, बनारस देखने लगा। लेकिन उन दिनों मैं इतना हैरान रहता था कि पूरी भारत सरकार लालायित है बनारस को मदद करने के लिए। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे, उनके आग्रह पे पूरी भारत सरकार के, चाहे सीएसआर का फंड हो, चाहे पीएसयू का फंड हो, चाहे सरकारी फंड हो, सब के सब लोग एक हमारे हिंट पे, एक हमारे निर्देश पे बनारस आकर के 2-2 दिन 3-3 दिन रुक करके, लेकिन यहाँ की सरकार सोई पड़ी थी। यहाँ की सरकार कुछ पड़ी ही नहीं थी। बनारस के विकास का तो मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं कि सब कुछ होने के बावजूद, पूरा का पूरा फोकस होने के बावजूद, सरकार में कोई इच्छा नहीं थी कि बनारस का हम कोई विकास करें। भगवान के इस महादेव के इतने बड़े धाम को, अविनाशी काशी को हम भव्य और दिव्य बनाए, जो काम बाद में माननीय योगी जी की सरकार, डबल इंजन की सरकार आने के बाद वो काम शुरू हुआ। मात्र बनारस नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये भी याद है कि मैं जब निराश होकर के बनारस से जाता था और माननीय प्रधानमंत्री जी से कहता था कि सर कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं पा रहा है, 14 से 17 के बीच की मैं बात कर रहा हूं, तो कहते थे इलाज क्या है? तो मैंने उनको एक इलाज सुझाया था। मैं अपनी उस समय की हमारी मानसिकता और बुद्धि अधिकारी था, तो अधिकारी वाला ही इलाज। हमने कहा कि साहब ऐसा करिए कि कम से कम कुछ नहीं तो एक सीनियर अधिकारी तो लगवाइए वहां जो ईओ के रूप में या सीईओ के रूप में या एमडी के रूप में, जो भी कहिए, एक मुख्य अधिकारी जो है वो वरिष्ठ अधिकारी होना चाहिए। तब जाकर के माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का संज्ञान भी लिया था, किसी की नियुक्ति हुई थी। लेकिन वास्तविक जो नगर विकास होता है, वास्तविक जो नगर प्रशासन होता है, उसकी शुरुआत 2017 में जब माननीय योगी जी की सरकार जब प्रदेश में बनी है, तब जाकर के, चाहे मथुरा वृंदावन हो, चाहे अयोध्या हो, चाहे काशी हो, सब जगह अब जो है विकास रफ्तार पकड़ने लगा। इसका मैं प्रत्यक्ष साक्षी हूं, प्रत्यक्ष मैंने देखा है। इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष जी, मैं कई बार, हम सब आपस में, हम अपने धामों का कहीं न कहीं हम आते जाते रहते हैं। एक बार हम मथुरा वृंदावन गए तो देखने, हम तो गए थे भगवान का दर्शन करने, पहली बार मौका था, 5-6 साल हुआ होगा, दिल्ली से गए थे। लेकिन उस व्यक्ति ने हमें पहचान लिया और कहा कि साहब आप प्रधानमंत्री कार्यालय? हमने कहा हाँ साहब हम हैं, वहीं से आए हैं भगवान का दर्शन करने। वो आके हमारे सामने इतना जिद करने लगा कि साहब ये सरकार, ये 2015 के आसपास की बात है, कि साहब ये सरकार कर क्या रही है? आपका मथुरा वृंदावन जो है ऐसी जगह है कि जहां कृष्णा कॉन्शसनेस के चलते इस्कॉन में मानने वाले रहे होंगे, इस्कॉन के चलते, अब उनकी बात सच भी थी, इस्कॉन के हम लोगों ने कृष्ण की जो कॉन्शसनेस है, कृष्ण की जो बात है, वो पूरी दुनिया में हम लोगों ने फैलाया है। लेकिन जब हमारी बात सुन करके कोई टूरिस्ट जब मथुरा वृंदावन आता है, तब उसको इतनी निराशा होती है कि पूछो मत, और हमारी तो बड़ी बेइज्जती होती है साहब। उसने ये बात हमें माननीय प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए ये बात कही थी। मथुरा वृंदावन जैसा धाम, काशी जैसा धाम, विंध्यवासिनी जैसा धाम, आपने 25 साल 30 साल शासन किया है, एक ईंट नहीं रखा है इन जगहों पे। और ये सारी की सारी जगहें हमारी आस्था के ही केंद्र नहीं है। अगर ये हमारे लिए एक पर्यटन
पर्यटन आकर्षित करने के केंद्र हैं। अगर इन्हें हम अच्छे से सजावे, अच्छे से काम करें तो हमारे हजारों लाखों नौजवानों को रोजगारी मिल सकती है। कम इन्वेस्टमेंट में उनको रोजी रोटी का इंतजाम हो सकता है। इतने महत्वपूर्ण है हमारे ये सारे सेंटर्स। माननीय अध्यक्ष जी, इस दिशा में जैसा मैंने कहा, पिछले 6 साल में जो अभूतपूर्व ऐतिहासिक काम हुआ है वो पहले इस राज्य में कभी नहीं हुआ है, और उसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को फिर से बधाई देता हूं। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी के निर्देश पे, उनके मार्गदर्शन में इस बार भी जो नगर विकास विभाग का जो बजट हमको दिया गया है, हम उससे बहुत ही खुश हैं, बहुत ही संतुष्ट हैं। मैं इस सदन से गुजारिश भी करूंगा कि उसका हमारे 37 नंबर की जो बजट का प्रोविजन है उसका समर्थन भी करें। विशेष रूप से मैं कुछ बातों का उल्लेख करना चाहूंगा जो माननीय वित्त मंत्री जी ने हमें बजट में व्यवस्था करके दिया है। महाकुंभ का आयोजन के लिए जहां 4 गुना राशि बढ़ाई गई है। आने वाले 2025 में, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, एक ऐतिहासिक कुंभ, एक भव्य और दिव्य कुंभ, जिसमें पिछले साल की 20, 22, 23 करोड़ के सापेक्ष जो लोग आए थे, उसके सापेक्ष लगभग 45 करोड़ के लोगों के आने की संभावना बताई जा रही है। उस हिसाब से हमें इंतजाम करना है। उसके लिए धनराशि देने के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। पहली बार ऐसा हुआ है कि नगर विकास विभाग को अपनी सड़कों की मरम्मत करने के लिए अपना खुद का बजट दिया गया है। ये हम सब नगरवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई और धन्यवाद देना चाहूंगा कि 500 करोड़ रुपए की बड़ी रकम हम लोगों के हवाले रखी गई है, जिससे हम अपनी सड़कों का मरम्मत कर सके। अमृत योजना, पेयजल और इस सब की जो योजनाएं होती हैं, उसका भी जो बजट है वो 2.5 गुना के आसपास 2000 करोड़ से बढ़ा करके 5616 करोड़ किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन का उसी प्रकार से डबल कर दिया गया है। 1353 की जगह 2707 करोड़ कर दिया गया है। हमारे कान्हा गौशाला की, हमारे गायों की और हमारे पशुधन की काफी यहाँ बातें हुई। आप सबको मालूम है कि नगर विकास विभाग भी गौशाला बनाता है, चलाता है, निभाता है उनको। और मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने हमारी 100 करोड़ रुपए का जो प्रावधान हुआ करता था उसे बढ़ा करके 170 करोड़ रुपया हमारा कर दिया है। मुख्यमंत्री नगर सृजन योजना, पिछली बार आप सबने देखा कि राज्य में 653 हमारे नगर निकाय हुआ करते थे। पिछले कुछ महीनों में हमने बहुत सारे नए नगर निकायों की रचना किया, उनकी संख्या बढ़ी है। और 2017 से बात करें तो लगभग 241 या तो नगर निकायों का या तो नवरचना हुई है या तो उनका विस्तार हुआ है। ऐसे जैसा कि यहाँ बातें भी हो रही थी कि कई ऐसे जो नवविस्तारित या नवरचित जो हमारे नगर निकाय हैं, उनमें बहुत सी सुविधाओं का अभाव है। गांव से माननीय मुख्यमंत्री जी भी बात कर रहे थे कि गांव से ही वो नगर में शामिल हुए हैं, इसलिए उनमें सुविधाओं का अभाव स्वाभाविक है। उनकी व्यवस्था के लिए पिछली बार 550 रुपए की व्यवस्था की गई थी। इस बार उससे भी बढ़ा करके, ये पहली बार ये व्यवस्था की गई थी, उससे भी बढ़ा करके इस बार 607 करोड़ रुपए की व्यवस्था करके हमको दी गई है, जिससे कि उन बाहरी इलाके में आने वाले उन क्षेत्रों का भी हम ध्यान रख सकें। ये मैं धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों की बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि मेरा खुद का अनुभव है कि आपने एक ईंट वहां नहीं रखी थी, और हमारी सरकार, जैसा कि काशी के पूरे कॉरिडोर में काम हुआ और भव्य और दिव्य बना, मथुरा वृंदावन में काम हो रहा है, विंध्यवासिनी देवी के धाम पे काम हो रहा है, ऐसे अनेक प्रयास हो रहे हैं अनेक हमारे स्थलों पे। लेकिन हमारे विभाग को इस बार डेडिकेटेड 50 करोड़ रुपए का बजट ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नगरीय निकायों में हमारे धार्मिक और ऐतिहासिक हमारे जो स्थल हैं उनके निभाव के लिए, उनकी देखरेख के लिए, उनके ऊपर खर्च करने के लिए हमारे हस्तक ये रखी गई है। इसके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक जो माननीय मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे, आकांक्षी नगर योजना, जो हमारे नगर निकाय पीछे रह गए हैं, पिछड़ेपन का शिकार है, और इसमें हम जिलों की तर्ज पे, ब्लॉक्स की तर्ज पे जो उनको आकांक्षी मानते हुए उनका विशेष रूप से ध्यान रख करके विकास करने के लिए भी 100 करोड़ रुपए का
प्रावधान किया गया है। इन सारे प्रावधानों और ऐसे अनेक जनोपयोगी प्रावधान किए गए हैं, उन सब के लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय जैसा मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में नगरीय प्रशासन या नगरीय व्यवस्थापन अगर शुरू हुआ है तो माननीय योगी जी के आने के बाद शुरू हुआ है। इसलिए मैं बार बार उनकी जितनी प्रशंसा करूं उतना कम है। लेकिन योगी जी के दूसरे कार्यकाल में, योगी 2 के कार्यकाल में, जो उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 साल बाद एक ऐतिहासिक जनादेश देते हुए जो माननीय योगी जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया है, उस कार्यकाल की मैं अगर बात करूं तो हमारा जो कार्यकाल की शुरुआत हुई मार्च अप्रैल में, उसके बाद अनेक ऐसे प्रयास किए गए हैं जिनमें अब उसमें सब कुछ हम जुड़ाने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन सबसे पहला जो काम हम लोगों ने किया वो था, हमारी खुद की एक मंत्री के रूप में अगर मेरी साइन से जो पहला निर्णय हुआ था वो था राज्य के सफाई कर्मचारियों की पगार बढ़ाने का निर्णय। और मात्र पगार बढ़ाने का निर्णय नहीं किया गया, हमने उसके साथ ये भी निर्णय लिया कि अब जैसे जैसे महंगाई बढ़ेगी, जैसे जैसे श्रम विभाग अपने दरें सुधारेगा, आगे बढ़ाएगा न्यूनतम वेज की, न्यूनतम मजदूरी की, वैसे वैसे स्वतः और स्वाभाविक अब हमारे मंत्री के पास आने की जरूरत नहीं रहेगी। जैसे जैसे माननीय राजभर जी का विभाग उसको दर को बढ़ाएगा, स्वतः वो लागू पड़ जाएगी हमारे सफाई कर्मियों को। तो इस प्रकार के रिफॉर्म के साथ हमने शुरुआत किया। दूसरा हमने जो निर्णय लिया था, ये 31 मार्च का निर्णय था, मुझे अच्छे से याद है। 4 अप्रैल और उसके बाद असंख्य ऐसे निर्णय हुए जिसमें हमने कहा कि जो हमारा सफाई कर्मचारी मैन होल में उतरता है, पहली बात तो ये कि उसको सेफ्टी किट होनी चाहिए, उसकी सुरक्षा का, उसकी जान माल की सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। ये सब हम सफाई कर्मियों के, हमने सफाई कर्मियों के खुद के उनके वेलफेयर से हमने शुरुआत किया। और 1 हफ्ते बाद फिर उनके संगठनों को हमने बुलाया और कहा कि भाई देखिए, आपका ध्यान रखना मेरी जिम्मेदारी है, आपका ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, धर्म है, लेकिन नगर की सफाई का ध्यान रखना ये आपका भी कर्तव्य है, आपका भी धर्म है। और उनकी स्वेच्छा से माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में शायद कभी नहीं हुआ था कि हमने सुबह 5 बजे से लेकर के 8 बजे के बीच आग्रह किया कि हमारे नगरों की सफाई शुरू होकर के खत्म हो जानी चाहिए, क्योंकि बाद में ट्रैफिक हो जाता है, चिल्प होने लगता है, धूल उड़ने लगती है, लोगों का आवागमन उससे बाधित होता है अगर हम उसी में झाड़ू लगाने लगे तो। और महिलाओं ने भी, जो सफाई कर्मी महिलाएं थी, उन्होंने भी हमारे इस ऑफर को, हमारे इस भावना को समझते हुए बहुत अच्छे से उसका सत्कार किया। और आपने इस ठंडी में देखा होगा कि 5-5 बजे 6-6 बजे हम लोग राजनीतिक जो भी बातें करें, लेकिन हम सभी इस बात के साक्षी हैं कि 5 बजे 6 बजे से सफाई होना आजकल मोहल्लों में, गलियों में और रास्तों में शुरू हो जाती है। उसके साथ मैंने कहा कि भाई खाली मनुष्य ये काम नहीं कर सकता। माननीय अध्यक्ष जी, आपको विश्वास नहीं होगा कि करोड़ों करोड़ों रुपए की मशीनें आकर के हमारे नगर निगमों में, नगर निकायों में उनका उपयोग कम हो रहा था, नहीं हो रहा था। डीजल इधर का उधर, उधर का उधर जाता था, लेकिन उनका उपयोग करते हुए मानव शक्ति को कैसे हम उसमें इजाफा करें, कैसे हम उसको कई गुना बनावें, इस तकनीक के, इस तरकीब के तहत हमने कहा कि भाई इन मशीनों का भी उपयोग होना चाहिए, मानव शक्ति को हम कई गुना बनावें, कई उसमें इजाफा करें। इस प्रकार मनुष्य और मशीन दोनों के, मनुष्य के पुरुषार्थ से और मशीन की कुशलता से हमने एक व्यापक सफाई अभियान शुरू किया। और मुझे कहना पड़ेगा कि हमारे सफाई कर्मचारियों ने बहुत इसमें हमारा सहयोग किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे ये भी मालूम था कि सिर्फ कहने से या उपदेश दे देने से या आदेश दे देने से सफाई होना नहीं हो पाएगी, इसलिए हमने उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने उसकी मॉनिटरिंग के लिए भी नई व्यवस्थाएं खड़ी की। सुबह 5 बजे से अगर फील्ड पे झाड़ू लगाने वाला हमारा सफाई मित्र झाड़ू लगाता है, तो हमारे डायरेक्टर लोकल बॉडीज की ऑफिस में हमारा DCCC नाम की एक हमने व्यवस्था शुरू किया, डेडिकेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर। वो DCCC नाम की जो व्यवस्था है, उसमें भी अधिकारी सुबह 5 बजे आकर के बैठ जाते हैं और वीडियो पे उनकी लोकेशन लेते हैं, उनकी GPRS पे उनको ट्रैक करते हैं कि कहाँ सफाई हो रही, सफाई कर रहे हैं तो दिखाओ,
न और करके अगर आगे बढ़ गए हो तो उसकी फोटो भेजो। इस तरह से ये पूरा एक अभियान माननीय अध्यक्ष जी पूरे 11 महीने से लगातार चल रहा है और जिसके अच्छे परिणाम भी आते हुए दिख रहे हैं। साथ ही हमने कुछ विशेष तिथियों को चिन्हित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर से जो जन्मदिन है उससे लेकर के परम पूज्य गांधी जी के जन्मदिन तक विशेष अभियान चलाने का शुरुआत किया। उसके बाद अभियानों का एक सिलसिला रुका ही नहीं, ये सिलसिला हमने कभी रोका ही नहीं। हर 15 दिन हर 20 दिन पर एक नए कलेवर के साथ, क्योंकि वही बात हम करेंगे तो लोगों को इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा हमारे कर्मचारियों को, इसलिए कुछ न कुछ उनको नया स्लोगन दे करके, कुछ न कुछ उनको नई तरकीब बता करके हम गलियों कूचों की सफाई, चौराहों का सुंदरीकरण, पार्कों का सुंदरीकरण, हमारे अमृत तालाबों का, हमारी जो वाटर बॉडी जो सूख जा रही थी जिसमें गंदगी मलबा जा करके पट रहा था, जहां जानवर सुअर और गाय और भैंस जाकर के वहां उनके भी लिए भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता था। तो ऐसी जगहों का हजार ऐसी जगहों का सफाई करके हम लोगों ने अमृत तालाब, अमृत सरोवर, पार्क, जो पार्क दबाव इंक्रोचमेंट से वो हो गए थे, बर्बाद हो गए थे, उनको भी हमने खाली करा करके हमने ठीक किया। एक अभियान जिसका मैं विशेष रूप से जिक्र करना चाहूंगा, वो हमने चलाया था 75 घंटे का, 75 जिलों में 75 घंटे का एक अभियान, जिसको हमने कहा था कि वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट। कुछ ऐसे गार्बेज पॉइंट होते हैं, कुछ ऐसे कूड़े कचरे के ढेर होते हैं माननीय अध्यक्ष जी, कि जो हम बचपन से युवा हो जाते हैं, बुजुर्ग हो जाते हैं, लेकिन वो कूड़े का ढेर वैसे का वैसे ही रहता है। कभी 19 हो जाता है, कभी 20 हो जाता है। वो एक तरह से वहां जानवर घूमते रहते हैं, सुअर और कुत्ते घूमते रहते हैं। वो एक उस मोहल्ले में का एक परमानेंट एक नागरिक बन जाता है वो कूड़े का ढेर। हमने निर्णय लिया कि ऐसे इनको हमारे विभाग की भाषा में वल्नरेबल गार्बेज पॉइंट कहते हैं, जो हो ही जाता है गंदा। ऐसी 4000 से ज्यादा जगहों को हमने उन 75 घंटों में ठीक किया, साफ किया। और इतना ही नहीं, हमने ये भी कहा था कि देखिए आज तो आप साफ कर दोगे, कल से फिर वहां कूड़ा पड़ना शुरू हो जाएगा, वहां फिर से गंदगी होना शुरू हो जाएगी, तो क्या करोगे। तो हमने ये कहा कि इन जगहों को आप अपने कंट्रोल में लेते हुए, और ज्यादातर उसमें से जगह नगर निकाय की ही थी, खुद की अपनी जगह ओपन प्लॉट थे, गंदगी का कारण बनते थे, उनको बाग बगीचा बनाओ, लोगों के पार्क के लिए बनाओ, सेल्फी पॉइंट बनाओ। और ऐसे आपको बताते हुए मुझे आनंद हो रहा है कि ऐसे हजारों ऐसे जो गार्बेज पॉइंट थे, जो कूड़े कचरे के ढेर की जगह थी, वो उनमें से ऐसी हजारों जगहों पे ये सुशोभन का कार्य हो चुका है। ऐसी कई जगह हैं जिनका, जो आज उस शहर की एक व्यक्ति ने उन्हीं दिनों ट्वीट किया था, मीडिया में मैंने उसका निवेदन देखा था। उसने कहा कि साहब ये हमारे घर के सामने जो कूड़े का ढेर था, वो मैं पैदा हुआ तब से मैं देख रहा हूं, और एक प्रकार से वो हमारे घर का पता हो गया था, एड्रेस बन गया था। लोग कहते थे कि इस चौराहे से यहाँ दाएं चले जाना, उस चौराहे से बाएं चले जाना, उसके बाद एक कूड़े का ढेर मिलेगा, वहीं उसका घर है। तो कहा कि ये हमारे घर का पता बदल दिया है नगर निगम के लोगों ने, हमारे घर का एड्रेस बदल गया है इस सफाई अभियान के चलते। ऐसी हजारों माननीय अध्यक्ष जी स्कूल थे, जिन स्कूल ठीक ठाक थे, लेकिन क्योंकि गंदी जगह पे थे इसलिए लोग अपने बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते थे। कई ऐसे फ्लैट थे, कई ऐसी सोसाइटियां थी जहां फ्लैट खाली पड़े हुए थे क्योंकि वहां गंदगी का ढेर था। ऐसे तमाम हमारे अनुभव में बातें आई हैं, जिनका बहुत अच्छा परिणाम, सुखद परिणाम हमारे नगरीय जीवन पे माननीय अध्यक्ष जी पड़ा है। और अंतिम बात, माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अपने प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से, माननीय योगी जी के सक्रिय प्रशासन के चलते, जो हमारे G20 की जो हमारे प्रदेश में हमारी भूमि पे जो मीटिंगें होने का जो आयोजन किया गया, वो एक बहुत बड़ी चुनौती थी। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी पूरी टीम ने, नगर विकास की टीम ने इतना परिश्रम किया। नगर विकास और हमारे विकास प्राधिकरण दोनों की मैं बात कर रहा हूं, जब नगर विकास की बात कर रहा हूं तो इन टीमों ने, हमारे कर्मचारियों ने, हमारे अधिकारियों ने, पदाधिकारी कुछ समय थे, फिर उनका कार्यकाल पूरा हो गया, इन सब ने मिलकर जो काम किया है माननीय अध्यक्ष जी, एक भगीरथ काम उत्तर प्रदेश की धरती पे हुआ है। आगरा में इतनी प्रशंसा हुई, पूरे दुनिया के लोग जो आए थे वो प्रशंसा करके गए। भारत सरकार के जो सचिव
जो उन मीटिंगों के जो कोऑर्डिनेटर थे, मुख्य जो संयोजक थे, कन्वीनर थे, उन लोगों ने हम लोगों को लिखित और मौखिक इतने अच्छे संदेश भेजे हैं कि उत्तर प्रदेश के कारण यहां तक कहा है, मैं आनंद के साथ, खुशी के साथ, आप गर्व के साथ आप सबसे शेयर करना चाहता हूं। इतना बढ़िया उन लोगों ने कहा कि उत्तर प्रदेश के आगरा और लखनऊ के चलते हमारे देश का मस्तक पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ है। हमारे देश को लेकर के जो भ्रांतियां थी, हमारे देश को लेकर के जो लोगों के मन में कमी होने का जो एक एहसास था कि भारत में तो ऐसा ही होगा, वो एकदम से बदल गया है। ये हमारे आगरा और लखनऊ ने करके दिखाया। और उसी कड़ी में हमने अपने नगरीय निकायों को, माननीय अध्यक्ष जी, ये भी कहा था कि भाई सिर्फ आगरा, सिर्फ लखनऊ में नहीं, सिर्फ वाराणसी में नहीं, सिर्फ नोएडा में नहीं, जहां G20 की मीटिंग होने वाली है, बल्कि क्योंकि जो व्यक्ति लखनऊ आएगा, हो सकता है नैनीताल में भी घूमने जाए, हो सकता है अयोध्या चला जाए घूमने, जो वाराणसी आएगा, आगरा जाएगा, अगल बगल के टाउन में चला जाए, तो हमारा अलीगढ़ चला जाए, मुरादाबाद चला जाए पीतल देखने, तो क्या करेंगे? क्या हम वहां गंदा छोड़ेंगे? तो हमने एक कहा कि नहीं, मिनिमम सफाई तो हमें, एक स्टैंडर्ड की सफाई तो हमारे सभी नगरों में चाहिए। और उसके लिए हमने ग्लोबल सिटी नाम का एक वैश्विक नगर बनाने के लिए एक अभियान छेड़ा, जो जनवरी से चल रहा है, अभी भी चल रहा है। 100 दिन का ये अभियान था। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को और महामहिम राज्यपाल जी को कि उन्होंने अपने अभिभाषण में भी हमारे उस वैश्विक नगर अभियान का माननीय महामहिम ने उल्लेख किया है। तो इसके तहत हमारी नेम है माननीय अध्यक्ष जी कि हम अपने नगरों को स्वच्छ, सुंदर, सुशोभित बनाते हुए, वहां आजीविका के अच्छे अवसर पैदा करते हुए, वहां अच्छे क्वालिटी ऑफ लाइफ देते हुए हम अपने नगरों को वैश्विक नगर, मतलब कि विश्व कक्षा के नगर, वैश्विक स्टैंडर्ड के नगर, वैश्विक मापदंड के नगर हम कैसे बनावें, इस बात पे हम लोग इस बात के लिए काम कर रहे हैं। और मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि बहुत जल्द ही हमारे पूरे नगरीय परिवेश में बहुत परिवर्तन देखने को मिलेगा। कल ही अभी एक और उसमें आयाम, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ की हम बात करते हैं, मैंने पहले ये भी कहा कि हम अपने नगरों को गुड टू ग्रेट बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसी दिशा में कल पहले हमने कहा था कि जैसे कई जगह शाम को लोग युवा बच्चे म्यूजिक लेकर के बैठ जाते हैं अपने नगरों में, जहां खुली जगह हो वहां बैठे, बजावें, आनंद करें। उसी कड़ी में हमने कल आयुष विभाग के साथ माननीय अध्यक्ष जी एक समझौता किया है हमारे दोनों विभागों ने कि उनके पास योगा के उत्तर भाषण में बाकी बताइएगा। उनके पास योगा के प्रशिक्षक हैं, हमारे पास पार्क खाली पड़े हुए हैं, उन पार्कों में कोई जाता नहीं है, लोग लाकर के अपना लारी गल्ला रखते हैं, इंक्रोचमेंट करते हैं। हम अगर योगाभ्यास रोज सुबह शाम अगर हम करें तो एक तो उन पार्कों की सफाई होगी, दूसरे उसके अगल बगल के लोगों का वहां आना जाना शुरू होगा, लोगों का स्वास्थ्य सुधरेगा, लोगों का योग की शिक्षा मिलेगी। इस प्रकार का माननीय आयुष मंत्री जी के साथ हमने कल एक समझौता किया है, उनको धन्यवाद देते हुए, मतलब हम नगरों की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे सुधारें, इस दिशा में हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं, पूरी तरह से हम आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम बुजुर्गों के लिए केयर सेंटर भी बनाने का अब हमने माननीय अध्यक्ष जी निर्णय लिया है। वायु प्रदूषण में आपको अगर याद हो, कुछ ही महीनों पहले लखनऊ को नंबर 1 का दर्जा मिला है पूरे देश में कि सबसे स्वच्छ वायु के सर्वेक्षण में। बनारस हो या लखनऊ हो, हमारे नगर बहुत ही ऊपर आए हैं। इन सारी व्यवस्थाओं को माननीय अध्यक्ष जी हम लोग चलाने के लिए टेक्नोलॉजी का बहुत भरपूर उपयोग कर रहे हैं, क्योंकि ये एक तरफा, हमारी बातें एक तरफा नहीं जानी चाहिए। नागरिकों का क्या फीडबैक है, कहीं न कहीं नाली गंदी रहेगी ही, कहीं न कहीं सड़क गंदी रहेगी, उसकी शिकायत करने की भी व्यवस्था हमने, जन शिकायतें सुनने की भी व्यवस्था हमने अच्छी की हुई है। पहली बार नगर विकास विभाग में 1533 नंबर का 4 डिजिट टोल फ्री नंबर हम लोगों ने स्टैब्लिश किया है। भारत सरकार से बड़ी मुश्किल से 4 डिजिट अब नहीं मिलता, अब खत्म हो गई सीरीज, लेकिन किसी तरह से लेकर के उसको हमने कार्यान्वित किया है, जो जून 2022 से कार्यरत है। इसके बाद नगरीय लोगों को की बेहतर सेवा हो सके, उनकी शिकायतों का बेहतर संज्ञान लिया जा सके, उनको निस्तारित किया जा सके,
इस दृष्टि से मैंने अपने स्तर पे भी संभव नाम का एक पोर्टल शुरू किया है, जिसमें पहला हमारी सूचना है कि हर नगर निकाय का अधिशासी अधिकारी हर सोमवार को 10 बजे जन सुनवाई के लिए बैठेगा और लोग आकर के उसको अपनी शिकायत देंगे। उसी के साथ नगर निगमों में हमने कहा कि हर मंगलवार को हमारा नगर आयुक्त 10 बजे विदाउट फेल वो जो है बैठ करके जन शिकायतें सुनेगा। उसके बाद भी अगर जन शिकायतें रह जाती हैं तो हमने एक ऐसी व्यवस्था किया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पोर्टल पे जो IGRS पे जो शिकायतें आती हैं, प्रधानमंत्री के पोर्टल पे आती हैं, हमारा अपना पोर्टल है उस पे आती हैं, सोशल मीडिया के जरिए मिलती हैं, अखबारों के जरिए मिलती हैं, हम लोगों को लोग प्रत्यक्ष दे करके जाते हैं। वो सारी शिकायतों पर हमने एक पूरी टीम बनाई हुई है, एक OSD की नियुक्ति की हुई है कि आपका यही एक काम होगा कि पूरे महीने कहाँ कहाँ क्या क्या शिकायतें आ रही हैं, क्या क्या निस्तारण होना बाकी है, उनको लेकर के मैं स्वयं महीने के एक बुधवार को उसी पोर्टल के संभव पोर्टल के तहत मैं स्वयं बैठता हूं और उसमें एक तरफ सरकारी अधिकारी होते हैं निकायों के, हमारे सचिव स्तर के, और दूसरी तरफ हमारे जनता की जो शिकायत करता है। आजकल तो जूम पे किसी को भी जोड़ना बड़ा आसान हो गया है, उनको भी हम रखते हैं। उनकी प्रत्यक्ष जो शिकायतें निस्तारित नहीं हो पाती हैं उन शिकायतों के निस्तारण की हम व्यवस्था करते हैं। आखिरी बात, माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे थे कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी कैसे बन जाएगा, यह अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने काफी कुछ आपको समझाया है, मैं मानता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन उसमें मैं थोड़ा सा माननीय अध्यक्ष जी थोड़ी सी बात और ऐड करूंगा। अभी जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट हुई उसमें हमारे नगरों में निवेश के लिए 2,08,000 करोड़ रुपए का निवेश हमारे नगरीय क्षेत्रों में, कोई सफाई के काम में, तो कोई डीजल बनाने के काम में, कोई प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के काम के लिए, इस प्रकार के 2,08,000 करोड़ के हमारे निवेश तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारे नगरीय क्षेत्रों के लिए आए हैं माननीय अध्यक्ष। दूसरी बात मैं बताऊं कि किस प्रकार $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनती है और उसमें नगरीय क्षेत्र जैसे मैंने बताया कि बहुत बड़ा योगदान करते हैं अर्थव्यवस्था में। हमारे आप पूरी दुनिया के किसी भी निवेशक से पूछिए, किसी भी इन्वेस्टर से पूछिए, आप उसको सारी सब्सिडी दे दीजिए, सारी राहत दे दीजिए, सारा फैसिलिटेशन कर दीजिए, लेकिन अगर उसके परिवार को रहने के लिए, उसके मैनेजरों के परिवार के रहने के लिए, उसके हमारे नगर, हमारे शहरों की अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक नहीं है तो कोई अपने यहाँ आकर के इन्वेस्टमेंट करने वाला नहीं है। अगर हम अपने नगरों को ठीक कर लें, अगर हमारी नगरीय सुविधाएं, नगरीय सेवाएं अगर ठीक हो जाती है, तो जो लोग उन्हीं के मैनेजर जाकर के अपने बॉस को, अपने CEO को बताते हैं कि नहीं साहब ठीक है, उत्तर प्रदेश में हमें बुंदेलखंड के झांसी में निवेश करने में कोई, हमारी डिफेंस फैक्ट्री लगाने में, डिफेंस कॉरिडोर में कोई हमको परहेज नहीं करना चाहिए। इस तरह का हमारे नगरीय क्षेत्र, हमारा छोटा विभाग जो है, कितना बड़ा योगदान अपने $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने की दिशा में कर सकता है, उसका ये उदाहरण है। तीसरा बात कि हमारा जो मैंने कहा कि ग्रोथ सेंटर है, हमारे ग्रोथ सेंटर्स में हमारे नौजवान अपने गांवों से अपने सपने लेकर आते हैं, अपना टैलेंट लेकर आते हैं। उनको जब काम करने की अच्छी वातावरण मिलेगा, अच्छी उनको व्यवस्थाएं मिलेंगी, तो स्वाभाविक बात है कि जब उनको अच्छा परिवेश मिलेगा, अच्छा वातावरण मिलेगा, वर्क इन्वायरमेंट मिलेगा, तो स्वाभाविक बात है कि उनका आउटपुट जो है तो 1 का 1.5 गुना होगा, ज्यादा 2 गुना होगा। इसलिए हमारे नगरीय क्षेत्र कैसे $1 ट्रिलियन की में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और अन्य तमाम क्षेत्र भी कैसे $1 ट्रिलियन के क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसका मैंने एक उदाहरण दिया। दो बातें कह के मैं अपनी बात पूरा करूंगा। मैं यहाँ बैठे हुए अपने में से, एक मिनट शांत, आप शांत हो जाएं। अपने में से मैं नहीं मानता कि कोई ऐसा करता होगा, लेकिन आपके यहाँ आने जाने वाले लोग अगर गलियों में थूकते हो, अगर पब्लिक प्लेसेस पे थूकते हो, ऑफिस में, कचहरी में, अस्पताल में, पब्लिक प्लेस पे अगर थूकते हो, तो हमने माननीय योगी जी से बिना पूछे हमने दंड का प्रावधान अब कर दिया है, और क्योंकि ये चलेगा नहीं। माननीय योगी जी जो 6 साल से जो तपस्या कर रहे हैं, हम सभी लोग मिलकर के जो 1 साल से तपस्या कर रहे हैं सफाई करने का,
वो माननीय अध्यक्ष जी और माननीय सदन तब तक पूरा नहीं होगा जब तक हम इस तरह की थोड़ी सी हमें कड़काई करनी होगी। उसी प्रकार जो लोग हम बार बार कहते हैं, बार बार समझाते हैं कि भाई अपना कूड़ा, गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा थोड़ा सा मेहरबानी करके अलग कर दीजिए, थोड़ा सा समय से दे दीजिए। जैसे ही सफाई कर्मचारी हमारा साफ करके आगे बढ़ता है, वैसे ही ला करके लोग घर से सड़क पे फेंकते हैं। ये समय का इतनी जिम्मेदारी तो एक वर्ष से मैं स्वयं सिखाने में लगा हुआ था। माननीय मुख्यमंत्री जी कई साल से ये काम कर रहे हैं, लेकिन अब हमने वहां भी दंड का प्रावधान करने का हमने सूचना दिया है। माननीय सदन हमें सहयोग दे, हमें आशीर्वाद दे। हम अपने नगरों को स्वच्छ बना करके देंगे आपको, हम अपने नगरों को वैश्विक बना करके देंगे आपको, और हम उन नगरों में बेहतर सुविधाएं, बेहतर अवसर हमारे नौजवानों को, आने वाली पीढ़ियों